गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक है रेस्पिरेशन। क्या है रेस्पिरेशन? देखिएगा, द ऑक्सीडेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू फॉर्म एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। श्वसन की परिभाषा क्या है? तो ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से एनर्जी प्रोड्यूस होने की जो प्रक्रिया है उसी को रेस्पिरेशन कहा गया है। रेस्पिरेशन क्या है? वह प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन से क्रिया करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है, उसी प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहा गया है। यह जो रेस्पिरेशन है, यह रेस्पिरेशन कहाँ कंप्लीट होता है हमारे शरीर में, यह समझना है। तो रेस्पिरेशन देखिएगा, रेस्पिरेशन इज अ सेलुलर प्रोसेस। रेस्पिरेशन इज ए सेलुलर प्रोसेस, यानी कि रेस्पिरेशन जो है वह कोशिका स्तर पे होता है, कोशिकाओं में होता है, होने वाली यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। और यह रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है ये थोड़ा समझिएगा। जो भी हम लोग फूड गेन किए रहते हैं, जो भी हम भोजन किए रहते हैं, वह एब्जॉर्ब होने के बाद हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंचता है और ब्लड स्ट्रीम से एवरी सेल तक पहुंचा दिया जाता है डाइजेस्टेड फूड को। फिर वह जो डाइजेस्टेड फूड है, जब हम ब्रेथिंग करते हैं तो ब्रेथिंग का जो ऑक्सीजन है वह ऑक्सीजन ब्लड स्ट्रीम में मिलकर एवरी सेल तक पहुंचता है और फिर एवरी सेल में ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिएक्ट होते हैं। ग्लूकोज और ऑक्सीजन का आपस में रिएक्ट होकर के एनर्जी प्रोड्यूस करने का जो प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहा गया है। समझिएगा रिएक्शन क्या है। C6H12O6 होता है, यह ऑक्सीजन से रिएक्ट होता है, प्रोडक्ट बनाता है 6CO2 प्लस 6H2O और प्लस एनर्जी। यही जो रिएक्शन है, इसी रिएक्शन को रेस्पिरेशन रिएक्शन कहा गया है। कई बार बच्चों में डाउट रहता है कि सर रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग दोनों एक जैसा टर्म महसूस होता है। देखिए, कभी इस डाउट में मत रहिए कि रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग सेम चीज़ है। ब्रीथिंग क्या है? ब्रीथिंग इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीथिंग क्या है? हमारे शरीर से गैसों का एक्सचेंज होना ही ब्रीथिंग है। ब्रीथिंग को हिंदी में श्वासोच्छ्वास कह रहे हैं, और श्वासोच्छ्वास जो है एक भौतिक प्रक्रिया है, जबकि रेस्पिरेशन जो है यह एक रासायनिक प्रक्रिया, यह एक केमिकल प्रोसेस है। ब्रीथिंग में क्या होता है? ब्रीथिंग में क्या होगा? एयर को हम इनटेक करते हैं और फिर एयर को ही हम बाहर करते हैं, आउट करते हैं। और एयर को इनहेल करना और एक्सहेल करने का जो प्रोसेस है, इसी को ब्रीथिंग कह दिया गया है। ब्रीथिंग की जो प्रक्रिया है, इसमें दो चीज़ आपको क्लियर रखना होता है। एक होता है ब्रेथ इन और एक होता है ब्रेथ आउट। एक ब्रेथ इन की प्रक्रिया है और एक ब्रेथ आउट की प्रक्रिया है। जब ब्रेथ इन होता है, उस केस में जब हम सांस को अंदर ले जा रहे होते हैं, तो सांस को अंदर ले जाते समय जो एयर होता है, उस एयर का कंपोजिशन क्या होगा वह समझेंगे। एयर के कंपोजिशन में नाइट्रोजन रहता है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और अदर गैसेस हैं। तो आप जानते हैं कि नॉर्मल जो एयर है उसमें नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन जो है लगभग 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है और अदर गैसेस हैं 1%। तो इस प्रकार जब हम एयर को इनहेल कर रहे होते हैं, तो एयर को इनहेल करते समय एयर का पूरा कंपोजिशन हमारे फेफड़ों में जाता है और वहाँ पर प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो ऑक्सीजन है वह ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स हो जाता है और ब्लड का CO2 फिर फेफड़े में चला आता है। तो ब्रेथ इन जब हम कर रहे थे
तो एयर जो अंदर गया वह एयर का ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज किया और फिर वो कहाँ गया, ब्लड में गया, और ब्लड से CO2 चला आया फेफड़े में, और फिर जब हम ब्रेथ आउट कर रहे थे तो उस एयर में ऑक्सीजन लेवल कम है और CO2 का लेवल ज़्यादा है। तो उस समय ब्रेथ आउट करते समय जो कंपोजिशन होता है वह कंपोजिशन बदल जाता है। वह कंपोजिशन में नाइट्रोजन में केवल 78% नाइट्रोजन में कोई चेंज नहीं होता है। जो ऑक्सीजन होता है वह ऑक्सीजन डिक्रीज कर जाता है, लगभग 4% ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज कर जाता है, और 4% ऑक्सीजन डिक्रीज किया है तो 4% ही कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज कर जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज 4.03% हो जाता है। बाकी अदर गैसेस में कोई चेंज नहीं रहता है, वो 1% वैसे ही बनी रहती हैं। तो मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ आपको कि कभी भी रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग दोनों में कंफ्यूज ना हो। ब्रीथिंग जो है वह एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें केवल गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। एयर को इनहेल किया गया, एयर को एक्सहेल किया गया, एयर को अंदर ले जाना, एयर को बाहर लाना, यह प्रक्रिया ब्रीथिंग है। लेकिन रेस्पिरेशन जो है वह रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है, वह हमारे शरीर के एवरी सेल में होता है। हमारे शरीर के जितने लिविंग सेल हैं सभी लिविंग सेल में रेस्पिरेशन रिएक्शन हो रहा है। और रेस्पिरेशन रिएक्शन में हो क्या रहा है, ग्लूकोज रिएक्ट हो रहा है ऑक्सीजन से, और ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्ट होकर हमारे शरीर में एनर्जी का फॉर्मेशन कर रहा है। ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्ट होकर हमारे शरीर में एनर्जी का फॉर्मेशन करता है, और उसी केमिकल रिएक्शन को हम रेस्पिरेशन रिएक्शन कहते हैं। और वह एक सेलुलर प्रक्रिया है, हमारे एवरी सेल में होने वाली प्रक्रिया है। इतना क्लियर रखिएगा। और ब्रीथिंग कहा जाए तो ब्रीथिंग बताएंगे एक फिजिकल फेनोमेना है जिसमें हम एयर को इनहेल कर रहे हैं और एयर को एक्सहेल कर रहे हैं। एयर को जब हम इनहेल कर रहे हैं तो उस समय एयर का कंपोजिशन ठीक वही एयर का कंपोजिशन है जो बाहर एयर है, जिसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और अदर गैसेज जो हैं वो 1% है। फिर वह एयर जब हमारे फेफड़े में गया तो उस एयर का ऑक्सीजन ब्लड में चला गया और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड चलाया फिर एयर में, तो एयर में ऑक्सीजन घटा और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा। ऑक्सीजन का परसेंटेज लगभग 4% घटता है और कार्बन डाइऑक्साइड उतनी ही मात्रा में बढ़ जाता है। तो जब हम ब्रेथ आउट कर रहे होंगे तो ब्रेथ आउट करते समय नाइट्रोजन का परसेंटेज 78%, ऑक्सीजन हमारा 21% से घट के 17% रह जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड 4.03% हो जाएगा और अन्य गैस में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस प्रकार आप ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में अंतर जरूर क्लियर रखिएगा कि ब्रीथिंग क्या है और रेस्पिरेशन क्या है, दोनों में अंतर है। फिर यहाँ से देखिए यह जो रेस्पिरेशन रिएक्शन है, यह रेस्पिरेशन रिएक्शन कहाँ कंप्लीट हो रहा है। रेस्पिरेशन रिएक्शन कंप्लीट कहाँ हो रहा है तो देखिएगा, सेलुलर प्रोसेस बताए हैं कि एवरी सेल में होगा, तो एवरी सेल में हो रहा है तो कैसे हो रहा है, सेल के किस पार्ट में हो रहा है ये समझना है आपको। देखिएगा रेस्पिरेशन कंप्लीट्स इन 2 स्टेप्स। रेस्पिरेशन जो है 2 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है। पहला स्टेप इसका जो होता है वह ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस का होता है। ग्लाइकोलिसिस पहला प्रोसेस है और फिर है इसका क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल यह 2 स्टेप हैं और दोनों स्टेप से होते हुए जो है कि रेस्पिरेशन कंप्लीट होगा। यह जो ग्लाइकोलिसिस है यह प्रक्रिया सेल के साइटोप्लाज्म में होती है। याद रखिएगा, ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। ग्लाइकोलिसिस की जो प्रक्रिया है वह सेल के साइटोप्लाज्म में होगी और जो क्रेब्स साइकिल है इट कंप्लीटेड इन माइटोकॉन्ड्रिया। क्रेब्स साइकिल जो है वह सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होगा। क्रेब्स साइकिल कहाँ कंप्लीट होगा, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में, और ग्लाइकोलिसिस कहाँ कंप्लीट होगा, सेल के साइटोप्लाज्म में। आपको याद हो एक बहुत फेमस क्वेश्चन था क्लास 9th में आप लोग पढ़ते थे कि माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा गया है। क्वेश्चन आपको याद होगा, जरूर याद होगा। तो आपको बताया जाता था कि कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को इसलिए कहा गया है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी का फॉर्मेशन होता है।
एनर्जी का निर्माण कोशिका के किस भाग में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा गया है। और क्यों कहा गया था पावर हाउस, वो इस चीज़ को आप समझिएगा। यहाँ बताया जा रहा है कि रेस्पिरेशन रिएक्शन ही हमारे शरीर में एनर्जी का स्रोत है। बगैर रेस्पिरेशन रिएक्शन के हमारे शरीर में एनर्जी का प्रोडक्शन संभव नहीं है। आप जानते हैं कि हमको जीवित रहने के लिए भोजन की भी आवश्यकता है और सांस लेने की भी आवश्यकता है। जब हम भोजन लेंगे तो उस समय वह भोजन पच के हमको ग्लूकोज देगा, और जब सांस ले रहे होंगे तो उस सांस में जो ऑक्सीजन अंदर जाएगा वह ऑक्सीजन उस ग्लूकोज से रिएक्शन करके हमको एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। यह जो एनर्जी हमारे शरीर में बन रही है वह 2 स्टेप में बनता है। पहला होता है ग्लाइकोलिसिस का स्टेप और दूसरा होता है क्रेब्स साइकिल का स्टेप। ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस है वह सेल के साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होता है, और क्रेब्स साइकिल जो है वह सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होता है। अगर पूछा जाए कि ग्लाइकोलिसिस क्या है, तो द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड, ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में बदलने की क्रिया, ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में बदलने की क्रिया ग्लाइकोलिसिस है। और वह ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कहाँ संपन्न हो रही है? साइटोप्लाज्म में संपन्न हो रही है। एवरी सेल के साइटोप्लाज्म में संपन्न हो रहा है ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया। और क्रेब्स साइकिल की जो प्रक्रिया है वह एवरी सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट हो रहा है। ये चीज़ आपको समझना है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि रेस्पिरेशन क्या है। तो रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन एक रासायनिक अभिक्रिया है जो हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं में हो रहा है। उस रासायनिक अभिक्रिया में क्या हो रहा है? वो ग्लूकोज क्रिया कर रहा है। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड H2O और एनर्जी बना रहा है। और वही एनर्जी हमारे शरीर के एवरी सेल के लिए रिक्वायर्ड है, उसके फंक्शन के लिए। हमारे शरीर का एवरी सेल फंक्शन कर पा रहा है, उसके लिए जो एनर्जी है वह एनर्जी इसी रिएक्शन के थ्रू, रेस्पिरेशन रिएक्शन के थ्रू मिल रहा है। फिर रेस्पिरेशन से मिलता जुलता वर्ड है ब्रेथिंग। ब्रेथिंग पूछा जाए कि ब्रेथिंग क्या है, तो ब्रेथिंग इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हमारे शरीर में गैसों के एक्सचेंज होने का जो प्रोसेस है उसी को ब्रेथिंग कहा गया है। और ब्रेथिंग की जो प्रक्रिया है उसमें 2 स्टेप हैं। एक ब्रेथ इन का केस होता है और ब्रेथ आउट का केस होता है। ब्रेथ इन के केस में हम वायु को अपने अंदर ग्रहण करते हैं, फेफड़े में ग्रहण करते हैं, और ब्रेथ आउट के केस में हम वायु को फेफड़े से बाहर करते हैं। जब हम ब्रेथ इन का केस कर रहे होते हैं, वायु हमारे फेफड़े में जाती है, तो उस समय वायु का जो आप नॉर्मल कंपोजिशन पढ़े हैं कि नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और अन्य गैसें 1%, वह पूरा का पूरा कंपोजिशन फेफड़े में जाता है। लेकिन गैसियस एक्सचेंज केवल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस के बगैर गैसियस एक्सचेंज संभव नहीं है। और ये भी याद रखिएगा कि गैसों का एक्सचेंज फेफड़े के किस भाग में होता है, तो एल्वियोलाई में होता है। गैसियस एक्सचेंज फेफड़े के एल्वियोलाई में होता है। फेफड़े के किस भाग में गैसियस एक्सचेंज होता है? एल्वियोलाई में गैसों का आदान प्रदान होता है हमारे फेफड़े में। और यह जो गैसियस एक्सचेंज है वह गैसियस एक्सचेंज क्यों हो रहा है, अगर ये पूछा जाए तो आप बताएंगे प्रेशर डिफरेंस के कारण। प्रेशर डिफरेंस के कारण गैसों का आदान प्रदान होता है। और ब्रीथिंग प्रक्रिया जो है वह ब्रीथिंग प्रक्रिया एक फिजिकल प्रोसेस है, जबकि रेस्पिरेशन जो है वह एक केमिकल प्रोसेस है। रेस्पिरेशन रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला स्टेप होता है ग्लाइकोलिसिस का और दूसरा स्टेप होता है क्रेब्स साइकिल का। ग्लाइकोलिसिस की जो प्रक्रिया है वह एवरी सेल के साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होता है, जबकि क्रेब्स साइकिल जो प्रोसेस है वह कंप्लीट होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। आगे देखिएगा, ग्लाइकोलिसिस के बारे में थोड़ा सा और बताएं आपको। देखिए, ग्लाइकोलिसिस क्या है? द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड। द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस।
ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में बदलने की प्रक्रिया जो है उसको ग्लाइकोलिसिस कहा गया है। ग्लाइकोलिसिस कहाँ कंप्लीट होता है? साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होता है। इसको समझने का प्रयास करेंगे। ग्लूकोज है C6H12O6, प्रोसेस हो रहा है कौन सा? ग्लाइकोलिसिस। यह बदल रहा है किसमें? पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड का फॉर्मूला क्या है? CH3COCOOH। यह क्या है? पायरुविक एसिड है। और आपको ये समझना है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वह 2 पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन करता है। इसके बाद कुछ इसमें से बाई प्रोडक्ट रिलीज होते हैं। आपको ये समझना है कि ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया जो है वह ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया साइटोप्लाज्म में कंप्लीट हो रही है और उस ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो रहा है पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल में। और फिर इसके बाद ये जो पायरुविक एसिड बने हैं यह पायरुविक एसिड क्रेब्स साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं। क्योंकि ग्लाइकोलिसिस एक अपने आप में कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लगभग 8-9 स्टेप में कंप्लीट होता है, सब कैटालिटिक रिएक्शंस के थ्रू होता है, जो आपको हायर क्लास में 11th में पढ़ाया जाएगा। 10th लेवल पे बस आपको इतना समझाया जाएगा कि ग्लाइकोलिसिस एक प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज कन्वर्ट होगा पायरुविक एसिड में और ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड का 2 मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा। और फिर ये जो पायरुविक एसिड बनते हैं यह पायरुविक एसिड क्रेब्स साइकिल में यह जो पायरुविक एसिड है यह पायरुविक एसिड कन्वर्ट होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी में। डायरेक्ट कन्वर्जन ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में नहीं होता है। पहले जो ग्लूकोज है वह पायरुविक एसिड में बदलेगा, फिर पायरुविक एसिड का कन्वर्जन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी के फॉर्म में होगा। फिर यहाँ से देखिए किताबों में पढ़ाया जाता है डायरेक्ट की जो रेस्पिरेशन है वो 2 टाइप का है, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन। समझा देंगे लोग। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर रेस्पिरेशन हो रहा है तो ऑक्सी श्वसन, ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है तो अनाक्सी श्वसन। यहाँ से आपको समझने की आवश्यकता है कि यह जो पायरुविक एसिड होता है यह पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है 6CO2 + 6H2O प्लस एनर्जी में। कंडीशन क्या होगा? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति है, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की उपस्थिति है तो उस समय पायरुविक अम्ल बदलता है किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में, जल में और ऊर्जा में। लेकिन अगर यह पायरुविक अम्ल है और उस समय ऑक्सीजन का शॉर्टेज है, ऑक्सीजन की कमी है, शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन, तो शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन में जो पायरुविक एसिड है वह बदलता है लैक्टिक एसिड में। किस में बदलता है? लैक्टिक एसिड में बदलता है यह लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला है और लैक्टिक एसिड में बदलता है और उसके साथ साथ वेरी लेस अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ध्यान दीजिएगा, जब कभी हमारे सेल में जितना ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है उस ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट से कम अमाउंट में ऑक्सीजन पहुंच रहा हो तो उस समय जो पायरुविक एसिड बना था वह पायरुविक एसिड कन्वर्ट होने लगता है किसमें? लैक्टिक एसिड में। और जब पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा होता है तो उस समय हमारे शरीर में लेस एनर्जी बनता है, ऊर्जा हमारे शरीर में कम बनता है। और यही कारण है कि जब हम दौड़ रहे होते हैं, चाहे कोई लगातार काम कर रहे होते हैं, तो हमारे कोशिकाओं को पर्याप्त ऑक्सीजन सप्लाई नहीं दिया जा पाता है और हमारी कोशिकाओं को उतनी ऊर्जा वहाँ पर नहीं प्राप्त होती है कि वह कंटिन्यूअस काम करते रह पाएँ, जिसके वजह से हमें थकान महसूस होता है। दूसरी चीज़, जो लैक्टिक एसिड जमता है हमारे मांसपेशियों में, अगर मसल्स में लैक्टिक एसिड एक्युमुलेट होता है तो वहाँ पर मांसपेशियों में क्रैम्प्स उत्पन्न होते हैं, अकड़न उत्पन्न होता है, दर्द उत्पन्न होने लगता है। तो अगर एक क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर का कि क्या कारण है कि दौड़ते समय अचानक पैरों में दर्द होना, लगातार काम करते समय व्यक्ति का थकना, कारण यही है कि सेल को जितना ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है वह ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो पाता है। तो उस समय जो पायरुविक एसिड होता है वह पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में बदलने लगता है और जब लैक्टिक एसिड हमारे शरीर में बनेगा उस केस में हमें थकान महसूस होगा, हमें दर्द महसूस होगा और हमारे पास ऊर्जा का फॉर्मेशन भी कम होगा।
ध्यान दीजिएगा, यह ऑक्सीजन के प्रेजेंस वाला जो स्टेप है इसी को एरोबिक रेस्पिरेशन का फॉर्म दे दिया गया है, ऑक्सीशोषण कह दिया गया है। यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा था तो ऑक्सीशोषण है, लेकिन यह वाला जो स्टेप है कि ऑक्सीजन है लेकिन कम मात्रा में है, यह ऑक्सीशोषण तो नहीं कहेंगे, लेकिन ऑक्सीशोषण का ही ये रूप है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, लेकिन कम मात्रा में अगर प्रेजेंट है तो उस समय यह जो पायरुविक एसिड है वह पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में बदलता है और ऊर्जा हमारे शरीर में कम बनती है। फिर इसके बाद हमें क्या समझना होता है कि अगर ऐसा हो कि पायरुविक एसिड के लिए एनर्जी ऑक्सीजन मिले ही नहीं, ऑक्सीजन एब्सेंस हो, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो, तो उस समय यह जो पायरुविक एसिड है यह पायरुविक एसिड कन्वर्ट होने लगता है एथिल एल्कोहल में। एथिल एल्कोहल प्लस CO2 प्लस वेरी लेस एनर्जी, लगभग नगण्य के बराबर ऊर्जा उत्पन्न होती है, बहुत कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। और यही स्टेप जिसमें पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन है ही नहीं। ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो पायरुविक एसिड था वह पायरुविक एसिड कन्वर्ट होने लगता है एथिल एल्कोहल में प्लस CO2 में, वेरी लेस अमाउंट में एनर्जी बनता है, जिसके वजह से जब भी यह रेस्पिरेशन रिएक्शन किसी में होगा एनारोबिक वाला तो उस व्यक्ति में एनर्जी का फॉर्मेशन सबसे कम होगा। जितने ऐसे जीव जिनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उनमें एनर्जी सबसे लेस अमाउंट में बनता है। तो आपको याद रखना है कि रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वह रेस्पिरेशन का प्रोसेस 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, ग्लाइकोलिसिस में और क्रेब्स साइकिल में। ग्लाइकोलिसिस जो है वह प्रोसेस साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होता है और ग्लाइकोलिसिस में होता क्या है ग्लाइकोलिसिस में जो ग्लूकोज है वह पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है और उसके बाद जो पायरुविक एसिड बना होता है वह वहाँ से क्रेब्स साइकिल में इंटर करता है। और क्रेब्स साइकिल में अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो उस केस में कार्बन डाइऑक्साइड H2O और पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा बन जाएगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन का शॉर्टेज है तो उस समय पायरुविक एसिड जो है वह पायरुविक एसिड बदलने लगता है लैक्टिक एसिड में। और पायरुविक एसिड जब लैक्टिक एसिड में बदलेगा तो उस समय लेस एनर्जी प्रोड्यूस होगी और उसके साथ साथ वह लैक्टिक एसिड हमारे शरीर में एक्यूमुलेट होगा। और जहाँ भी लैक्टिक एसिड का जमाव होगा, एक्यूमुलेशन होगा, वहाँ पर दर्द होना, क्रैम्प्स होना, यह सब स्वाभाविक है। और यही श्वसन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है उस श्वसन को ऑक्सीशोषण कहा गया है। और वह श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा वह अनाक्सी श्वसन हो जाएगा। अनाक्सी श्वसन में ऑक्सी श्वसन में अंतर आता है बोर्ड परीक्षा में। तो बोर्ड परीक्षा में जब भी ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन में अंतर आए तो पहला चीज़ तो यही लिख देना होता है कि वह श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है वह ऑक्सी श्वसन है और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है वो अनाक्सी श्वसन है। ऑक्सी श्वसन में ऊर्जा का निर्माण अधिक मात्रा में होता है, जबकि अनाक्सी श्वसन में ऊर्जा का निर्माण बहुत कम मात्रा में होता है। ऑक्सी श्वसन में जो प्रोडक्ट बनते हैं बाई प्रोडक्ट वह CO2 और H2O बनते हैं, जबकि अनाक्सी श्वसन में जो उप उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त होते हैं वह एथिल एल्कोहल और CO2 है। इस प्रकार हम 3-4 अंतर जो है कि ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन में लिख देते हैं। बाकी इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे।